गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है जून 28 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है जितेंद्र चौधरी और फिर से आज हम लोग कुछ नए और कुछ थोड़े से पुराने टॉपिक करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक रहने वाला है तलाक हसन के बारे में। पहले एक बार हम लोग बात कर चुके हैं तलाक हसन और तलाक बिद्दत के बारे में। अगर किसी ने वो टॉपिक नहीं पढ़ा है तो आपके लिए बिल्कुल ब्रांड न्यू टॉपिक होने वाला है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे और कोर्ट के अंदर ये केस क्यों गया हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में डेफिनेटली यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है क्योंकि एजुकेशन, वीमेन, ट्राइबल इश्यूज वगैरह यहाँ पे यूपीएससी काफी फोकस करता है, खासकर मेंस के अंदर, लेकिन प्रीलिम्स में भी यहाँ से कई बार सवाल पूछे जा चुके हैं। इंडिया मलेशिया टाइज के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। स्मॉल सेविंग स्कीम ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है क्योंकि पहले हम लोगों ने इसको कभी किया नहीं है, तो ये बिल्कुल ब्रांड न्यू टॉपिक हमारे लिए है। हायर एजुकेशन इंडिया, ये बेसिकली आज का एडिटोरियल सेक्शन है। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे क्योंकि एजुकेशन के बारे में आपको पता ही है, हम लोग फोकस करते हैं हमेशा इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर। इंडिया और यूएई की टाइज के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। वैसे तो कोई पुराना टॉपिक है, कुछ नया इसमें कुछ खास है नहीं, लेकिन ये भी थोड़ा सा एडिटोरियल सेक्शन से देख लेंगे। साजिद मीर और पाकिस्तान थोड़ा सा देखेंगे, खास इंपॉर्टेंट नहीं लगता मुझे, फिर थोड़ा बहुत इंटरव्यू वगैरह में कभी और काम आ सकती है इस तरह की चीजें। स्टीराइड कॉपर केस स्टडी रिपीटेड है, बिल्कुल ये हिंदू वालों ने एज इट इज इसको रिपीट किया है, लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने पहले ये टॉपिक नहीं देखा है एज अ केस स्टडी हम इसको कर सकते हैं फ्रॉम जीएस पेपर 3। तो हम जो है इसको अपने एनवायरमेंट इकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से इसको करके देख सकते हैं। डिफेक्शन इज अ फेलियर, तो ये भी एक रिपीटेड सा टॉपिक है, लेकिन इसमें एक दो नई डायमेंशन हमें जानने को मिलेंगी कि इंडिया में एंटी डिफेक्शन लॉ होते हुए भी, 10th शेड्यूल होते हुए भी इस तरह की चीजें क्यों होती हैं बार बार और इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। आज हम इसके टेक्स्ट सेक्शन में बेसिकली यहां से हम लोग बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, सिर्फ 15 सेकंड की, थोड़ा सुन लीजिए। 3 तारीख से मतलब 3 जुलाई से अभी अगले हफ्ते ही हम लोग अपना सेकंड फाउंडेशन कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट इसको ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज वगैरह करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ये फॉर्म भी मिलेगा, इसको फिलअप कीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो। हर चीज हम यहाँ पे कवर कराएंगे, आपका प्रॉपर तरीके से सिलेबस, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, डेली क्विज वगैरह होता है, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं आप जाइए, इसको ज्वाइन करिए और मिलते हैं हम लोग सीधा क्लासरूम के अंदर। दोस्तों आज का सबसे पहला जो टॉपिक है वो है तलाक हसन, हाई कोर्ट 6 पुलिस हस्बैंड्स रिप्लाई। देखिए दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर ये केस डाला गया है, ठीक है, जिसके अंदर जो पीआईएल फाइल की गई है उसमें यह कहा गया कि तलाक हसन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल डिक्लेयर किया जाए। देखिए ये ट्रिपल तलाक है और आप बोलोगे सर ट्रिपल तलाक को तो ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया गया है, तो फिर से हम लोग ट्रिपल तलाक की बात क्यों कर रहे हैं। देखिए ये जो तलाक हसन ट्रिपल तलाक होता है ये डिफरेंट है। जो पहले वाला जो ट्रिपल तलाक था जिसको 2017 में ही हम लोगों ने इलीगल डिक्लेयर कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने उस शायरा बानो वाले केस में, वो ट्रिपल तलाक अलग था। उस ट्रिपल तलाक का नाम था तलाक बिद्दत। ये वाला जो है ना इसे कहते हैं तलाक हसन। दोनों में क्या फर्क है, देखिए दोनों में फर्क बताता हूं आपको। जो तलाक बिद्दत होता है उसमें क्या होता है, जो हस्बैंड होता है वो एक ही बार में तलाक 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 3 बार अपने मुंह से तलाक तलाक निकालता है और उसका तलाक हो जाता है। और वो तलाक बिद्दत वाला जो तलाक होता है वो इररिवोकेबल होता है, यानी कि उसको वापस नहीं लिया जा सकता। एक बार अपने गुस्से में दारू पी के जो भी अगर आपने एक बार तलाक 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 बोल दिया तो समझ लीजिए आपका तलाक हो गया, अभी आप उसको रिवोक नहीं कर सकते हो। ये मतलब होता है तलाक बिद्दत का। इसको लेके बहुत सारे केस आते थे, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे केस भी आए हैं। जब जब चाय ठंडी होगी तो हस्बैंड ने गुस्से में बोल दिया, है ना, ऐसी छोटी छोटी चीजें। वाइफ ने जो है मूवी जाने के लिए बोला कि इस हफ्ते मुझे मूवी दिखा के लेके आओ, उसने बोल दिया। थोड़ा गुस्सा आया, उसकी रोटी कच्ची रह गई, उसको बोल दिया। तो ऐसे बहुत सारे फनी फनी केस भी आते थे, बट स्टिल तो इसीलिए तलाक बिद्दत को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था, ये कह के कि ये वीमेन राइट्स को और इक्वालिटी को वायलेट करता है। ठीक है, तो ये तो हमें पहले से पता ही है। तलाक हसन थोड़ा अलग होता है। तलाक हसन में जो है एक ही सीटिंग में तलाक तलाक नहीं बोला जाता, बल्कि इसको 3 अलग अलग सीटिंग में तलाक तलाक बोला जाता है और इनके बीच में जो है 3 महीने का गैप होता है। मतलब एक बार तलाक आप आज बोलोगे, एक बार तलाक जो है अगले महीने बोलोगे,
एक बार तलाक आप जो है तीसरे महीने बोलोगे, 3 महीने में जो है तलाक दिया जाता है। आपको बताता चलो कि ये जो तलाक है वो रिवोकेबल होता है, यानी कि आप मान के चलिए भी जैसे जो है जून का महीना चल रहा है, जून के महीने में हस्बैंड ने तलाक बोला, ठीक है, और जुलाई के महीने में जो है उसका मूड चेंज हो गया, उसने कहा कि नहीं मैं तलाक नहीं लेने वाला हूं, तो ये रिवोकेबल हो सकता है। तो इन 3 महीने के अंदर हस्बैंड और वाइफ को जो है आपस में फिजिकल रिलेशन नहीं बनाना रहता, जब तक ये तलाक हसन प्रोसेस में होता है। अगर वो फिजिकल रिलेशन बना लेते हैं तो ये खत्म हो जाता है उसी तरह से, और उनकी जो शादी होती है, जो निकाह होता है, वो दोबारा से रिवोक हो जाता है। ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। तो ये भी एक ये ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ डिवोर्स जो है डिवोर्स है इस्लाम के अंदर, जो कि प्रोफेट मोहम्मद के समय से ही इसको वैलिड डिक्लेयर किया गया है, और मोस्टली मुस्लिम कंट्रीज में तलाक हसन को प्रैक्टिस किया जाता है। बहुत सारी ऐसी मुस्लिम कंट्रीज हैं जिसके अंदर तलाक बिद्दत ऑलरेडी इलीगल डिक्लेयर किया गया है। इंडिया में अभी डिक्लेयर हुआ है इलीगल, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज में ऑलरेडी इलीगल डिक्लेयर हुआ है। तलाक हसन को सबसे ज्यादा वैलिड फॉर्म मानी जाती है इस्लाम में डिवोर्स लेने के लिए, क्योंकि ये रिवोकेबल होता है। इसमें हस्बैंड वाइफ को समय मिल जाता है दोबारा से अपनी शादी को कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है। तो अभी ये केस फाइल किया गया है सुप्रीम हाई कोर्ट के अंदर, इसमें ये कहा गया कि तलाक हसन को भी इलीगल डिक्लेयर किया जाए। अब वो होगा कि नहीं होगा वो अलग बात है, बट आई डोंट थिंक सो ऐसा होने वाला है, बिकॉज ये बिल्कुल एक वैलिड और बिल्कुल जायज तरह का एक जो, क्योंकि वैसे भी जो डिवोर्स वगैरह रहते हैं ये एकदम पर्सनल कानून के तहत ही चलाए जाते हैं ना, वो सारी सारी चीजें हैं। उसके अलावा इसमें जो एक तर्क पेश किया गया है वो यह कहता है कि दैट जो बिगमस मैरिज हैज बीन मेड पनिशेबल अंडर द क्रिश्चियंस बाय द क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, वहां पे भी इसको लीगल डिक्लेयर किया गया है। पारसीज के अंदर भी इसको डिक्लेयर किया गया है, और दूसरी हिंदूज और बुद्धिस्ट के अंदर डिक्लेयर किया ही गया है। तो इनका कहना है कि भैया आप इसको, क्योंकि ये सिर्फ हस्बैंड दे सकते हैं, ठीक है, वाइफ इसको नहीं दे सकती है, ये इसीलिए जो है इसको आर्टिकल जो है 14, 15, 21, 25 का जो है वायलेशन माना गया है। तो आगे देखते हैं इसमें क्या होने वाला है, सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या स्टैंड लेता है। कल हम लोगों ने आपसे 2 एमसीक्यूज पूछे थे इमरजेंसी प्रोविजंस को लेके, ठीक है, तो उसका आंसर हमारे सामने है। तो पहले वाले का आंसर तो बिल्कुल हो जाता है नन ऑफ द अबव, क्योंकि देखिए ये आर्टिकल 356 नहीं है, आर्टिकल 352 होता है, तो ये तो आपका बिल्कुल खत्म ही हो गया। एन इमरजेंसी ड्यू टू फेलियर द कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी इन द स्टेट कम्स अंडर द, नहीं, आर्टिकल 360 के अंदर जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है। जब स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल हो जाती है उसको हम लोग प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं, है ना, प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की थ्रेट की वजह से तो आती है, लेकिन उसको हम लोग आर्टिकल 352 में कवर नहीं करते, आर्टिकल 360 में कवर करते हैं, इसलिए नन ऑफ द अबव यहाँ पे इसका आंसर हो जाता है। मोस्टली स्टूडेंट ने इसका सही आंसर दिया था बिल्कुल। इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहो और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी प्रेपरेशन बहुत शानदार यहाँ पे हो जाएगी। दूसरा जो इमरजेंसी प्रोविजन को लेकर हम लोग ने सवाल पूछा था वो था, इसका आंसर हो जाता है 2, 3 एंड 4, यानी कि ये तीनों दोनों स्टेटमेंट 3 है। पहली स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। प्रोक्लेमेशन ऑफ द इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विद इन 15 डेज। नो, दिस इज 30 डेज एक्चुअली, ठीक है, आपको वो करना ही पड़ेगा, और हर 6 महीने के बाद आपको परमिशन लेना पड़ता है हाउस का, अगर आपको इमरजेंसी कंटिन्यू करनी है तो ये कुछ चीजें यहाँ पे हैं इमरजेंसी के प्रोविजन को लेके। बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया और इसी तरह से आगे भी फ्यूचर में पार्टिसिपेट करते रहें। दोस्तों अगला हमारे पास जो आर्टिकल होता है वो है, देखिए, पीएम इनवाइट G7 कंट्रीज टू इन्वेस्ट क्लीन एनर्जी। तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है, तो जब सीधी सी बात है, जब वर्ल्ड लीडर्स आपस में मिलते हैं तो एक कॉमन ग्राउंड निकाला जाता है, ठीक है, और इंडिया ने भी भैया कॉमन ग्राउंड निकाला है क्लीन एनर्जी। तो उनको बोला है कि भैया आप इंडिया में आइए, इन्वेस्ट कीजिए क्लीन एनर्जी के अंदर, सोलर एनर्जी, हाइडल, जियो थर्मल वगैरह, क्योंकि इंडिया जो है डेफिनेटली पेरिस अग्रीमेंट में जो हम लोगों ने IND से हमने प्रोमिस किया है उसको फुलफिल करना है। और इंडिया इज ऑलवेज अ टेक्नोलॉजी हंग्री कंट्री, है ना, तो इसीलिए हम लोग हमेशा टेक्नोलॉजी और फंडिंग की बात करते हैं। जब भी उसकी UNFCCC की मीटिंग वगैरह होती है तो हमेशा फंडिंग टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो यहाँ पे भी हम लोगों ने वही किया है। और G7 कंट्रीज का, क्योंकि आपको पता है दुनिया की सबसे एडवांस्ड और अमीर कंट्री होती हैं, तो वहां से टेक्नोलॉजी और वहां से पैसा हम लोगों को चाहिए, राइट, तो बस वो थोड़ी सी बात है। सीकर इन राजस्थान टॉप्स स्कूल ग्रेडिंग परफॉर्मेंस एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो ये परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा इसको इशू किया जाता है। ये 2 लेवल पे होता है, ये स्टेट लेवल पे भी होता है और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसको शुरुआत की गई थी, किया था सरकार ने कुछ साल पहले। इसमें होता क्या है
को हमारे पास कुछ कैटेगरीज होती हैं, जिन कैटेगरी के बेसिस पे स्टेट्स को और फिर उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट्स को रैंक किया जाता है कि कौन सा कितना बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहा है। तो यहाँ पे एक्चुअली 70 पैरामीटर्स होते हैं और 5 बड़ी बड़ी कैटेगरी होती हैं और 1000 पॉइंट के बीच में आपको जो है वो आपको बेसिकली रैंकिंग प्रोवाइड करवाई जाती है। स्टेट लेवल पे कह रहा हूं मैं, स्टेट लेवल, नोट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैटेगरीज अलग होती हैं। तो स्टेट लेवल पे कौन कौन सी कैटेगरी होती है? एक्सेस, गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विटी और लर्निंग आउटकम। ठीक है, ये है स्टेट लेवल पे। जब आप डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करते हो तो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स डिस्ट्रिक्ट लेवल जिसको बोला जाता है, यहाँ पे 83 इंडिकेटर्स हैं और वहां पे कितने थे? 70। वहां पे कैटेगरी कितनी थी? 5। यहाँ पे कैटेगरी है 6। थोड़ा फर्क है इसमें, एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं करना अपने आप को। आउटकम्स पहला कैटेगरी है इफेक्टिव क्लासरूम ट्रांजिशन और ट्रांजैक्शंस, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, स्कूल सेफ्टी, चाइल्ड प्रोटेक्शन, डिजिटल लर्निंग, गवर्नेंस प्रोसेस। ये 6 कैटेगरी हैं, आपको ये ध्यान रखना है, राइट। अब इसके अंदर जो है हम लोगों ने अलग अलग ग्रेडिंग सिस्टम रखा है। जैसे हम लोग स्कूल में होते हैं ना, तो हमारा सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी इस तरह रहता है। तो सबसे होशियार जो बच्चे होते हैं वो सेक्शन ए में होते हैं, सबसे जो नालायक बच्चे होते हैं वो सेक्शन डी में होते हैं। हालांकि कोई नालायक होशियार ऐसा सच होता नहीं है, बट स्टिल फिर भी मुझे कभी भी इस चीज को मैं फेवर नहीं करता हूँ। स्कूल में इस तरह का ग्रेडिंग सिस्टम होता है तो यार जो बच्चे सेक्शन डी में, उनके मन में तो ऑलरेडी एक एक डिस्करेजमेंट आ जाता है कि यार हम लोग तो नालायक हैं। और स्कूल उनको हमेशा बोलता है जाओ डी सेक्शन में बैठो, तुम तो नालायक हो, बदतमीज हो, तुम्हें पढ़ना लिखना है नहीं, तुम्हारा फ्यूचर खराब है, तुम जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकते। अरे भैया, इस तरह की चीज अगर आप कैटेगराइजेशन करोगे तो जिंदगी में वो बच्चा आगे क्या करेगा, है ना। ऐसा बोलते हैं ना कि छोटा बच्चा जो कच्चे घड़े के जैसा होता है, जैसा उसके दिमाग को बनाते हो वैसा ही शेप ले लेता है। तो ये सिस्टम बिल्कुल खराब है ना। इससे नहीं होना चाहिए। सभी बच्चों को साथ में बैठाइए, बराबर इक्वल एजुकेशन। ऐसा भी देखा गया कि हमारे स्कूल में, मुझे याद है जब सेक्शन डी होता था, उसमें स्कूल के सबसे जो ऐसे टीचर होते थे जिनकी प्रोडक्टिविटी कम होती थी, वो वहां पे क्लास लेते थे। ऐसे टीचर जिनकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी मानी जाती थी, वो क्लास ए को पढ़ाते थे। तो ये भी बहुत गलत बात है, बल्कि होना उल्टा चाहिए। क्योंकि ए क्लास वाले बच्चे बहुत अच्छे होते हैं पहले से ही, तो इनको एवरेज टीचर पढ़ाएगा तो भी ये लोग कैरी कर लेंगे, है ना। लेकिन डी क्लास वालों को सबसे बेस्ट टीचर पढ़ाना चाहिए, अरे क्योंकि उनको आगे बढ़ाना है ना यार। लेकिन हमारे यहाँ पे बिल्कुल उल्टा है, तो ये सिस्टम ही गलत है। इसी तरह से हमारा जो ये परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स सिस्टम है, इसके तहत भी हम लोगों ने अलग अलग कैटेगरीज बनाई हैं। तो जो सबसे बेस्ट कैटेगरी होती है परफॉर्मेंस, डिस्ट्रिक्ट जो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस करती है, उसको दक्ष की कैटेगरी में रखा गया है। उसके बाद आता है अति उत्तम, फिर आता है उत्तम, फिर आता है हमारा प्रचेष्टा, फिर आता है प्रचेष्टा 2 और सबसे लोएस्ट कैटेगरी में आता है आकांक्षी। तो भैया इनका तो भगवान ही भरोसे है, यहाँ पे कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि ना यहाँ पे आउटकम है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना डिजिटल लर्निंग है, ना गवर्नेंस प्रोसेस है। सबसे ज्यादा काम जो है इनके ऊपर करने की जरूरत है सरकार को। ठीक है, हालांकि ये वाले भी कोई खास नहीं है, बट स्टिल उत्तम तक तो मान सकते हो कि 61 से लेकर 70% तक का स्कोर रहता है। कुछ ना कुछ ठीक ठाक कर रहे होंगे ये लोग, तो है ना। आकांक्षी वाला सबसे जो है नीचे वाली कैटेगरी है, यहाँ पे सबसे ज्यादा हमें ध्यान देने की जरूरत है ना। ऐसा इस रिपोर्ट के अंदर बेसिकली कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया मलेशिया डिस्कस डिफेंस टाइज। देखिए वैसे तो कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन एक चीज आपसे जो प्रीलिम्स में पूछ सकता है, वो ये पूछ सकता है कि भैया जो मिडकॉम है, मिडकॉम फ्रेमवर्क वाज रिसेंटली इन न्यूज, है ना, इट इज बिटवीन विच 2 कंट्रीज। तो वो आपसे ऐसे सवाल पूछ सकता है, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया श्रीलंका, इंडिया मलेशिया, इंडिया अफगानिस्तान, कुछ भी पूछ सकता है। तो ये मिडकॉम का मतलब है मलेशिया इंडिया डिफेंस कोऑपरेशन मीटिंग फ्रेमवर्क। तो राजनाथ सिंह जी ने अभी मलेशिया के मिनिस्टर के साथ जो है, डिफेंस मिनिस्टर के साथ एक जो वीडियो कॉन्फ्रेंस किया था, जिसमें उन्होंने ये बात कही है कि हम लोग अपने डिफेंस टाइज को और ज्यादा फ्यूचर में बढ़ाने वाले हैं। और जो पीस कीपिंग फोर्सेज होती है, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल वगैरह भेजती हैं, तो वहां पे जो है हम लोगों को और ज्यादा कोलैबोरेट करने की जरूरत है। क्योंकि मलेशिया जो है वीमेन पीस कीपर्स को भी भेजता है, इंडिया अभी तक ज्यादा भेजता है, इंडिया भी वीमेन पीस कीपर्स को, लेकिन और ज्यादा कोलैबोरेशन यहाँ पे करने की जरूरत है। लेकिन मुझे लगता है कि ये वाला जो पॉइंट है मिडकॉम, ये आपने ध्यान रखना है। तो इसमें जो एम वर्ड है वो मलेशिया को ही इंडिकेट करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेंटर में रेज स्मॉल सेविंग्स रेट। देखिए स्मॉल सेविंग का मतलब होता है कि जब जो हमारे हाउस होल्ड होते हैं वो छोटी छोटी सेविंग करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मैच्योरिटी के बाद आपको जो है रिटर्न वहां पे मिल जाता है।
तो सरकार का कहना है कि हम इसका इंटरेस्ट रेट को हाइक करेंगे। अभी जो इसका इंटरेस्ट रेट है, जैसे अगर आप जो है पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ जिसको बोलते हैं, या नेशनल जो सेविंग सर्टिफिकेट होता है, उसका इंटरेस्ट रेट 7.1 से लेकर 6.8% है। तो सरकार इसको थोड़ा सा और ज्यादा इंक्रीज करना चाहती है, क्योंकि सरकार अगर इंटरेस्ट रेट को हाइक करेगी तो डेफिनेटली लोग ज्यादा सेविंग करेंगे, और लोग ज्यादा सेविंग करेंगे तो सरकार के पास ज्यादा पैसा रहेगा। तो इससे क्या होगा, जो सरकार का गवर्नमेंट जो डेफिसिट होता है, आप चाहे बजट डेफिसिट की बात कर लीजिए, फिजिकल डेफिसिट की बात कर लीजिए, तो सरकार इसको यहां से फिल करती है ना। तो बजट डेफिसिट का मतलब होता है कि इनकम कम होती है, सरकार का एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है, तो उसको सरकार यहां से, अभी सरकार के पास पैसा होगा तभी तो भैया उस डेफिसिट को फिल करेंगी ना। तो ये तरीका होता है उसको फिल करने का। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, सवाल आ सकता है एग्जाम में कि व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ द स्मॉल सेविंग स्कीम्स। तो उसमें ये भी आपसे स्टेटमेंट पूछ सकता है, इट इज यूज्ड टू फिल द गवर्नमेंट डेफिसिट। ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। एक चीज आपको और बताता चलो, 2010 के अंदर जो है श्यामला गोपीनाथ पैनल जो है बनाया गया था, स्मॉल सेविंग स्कीम को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है उसके बारे में। तो इसने ये कहा था कि इसको मार्केट लिंक करो, मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट होता है ना उसके साथ लिंक करके चलो, तभी तो लोग ज्यादा सेविंग करेंगे ना। और सेविंग का सीधा सीधा सा मतलब होता है इन्वेस्टमेंट के साथ, जब ज्यादा सेविंग होगा तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, राइट। ये थोड़ा सा हमने यहाँ पे ध्यान देना है। तो इंडिया में जो है वो जो हम लोग सेविंग की बात करते हैं, स्मॉल सेविंग, उसको कई सारी कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो पोस्टल सेविंग्स होती हैं, है ना, पोस्ट ऑफिस में लोग जो है लोग जाके सेविंग करते हैं। नेशनल सेविंग रेकरिंग डिपॉजिट होता है, नेशनल सेविंग टाइम डिपॉजिट होता है। टाइम डिपॉजिट मतलब फिक्स डिपॉजिट होता है। सेविंग सर्टिफिकेट का मतलब जैसे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होते हैं, किसान विकास पत्र वगैरह होता है। सोशल सिक्योरिटी स्कीम जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम वगैरह रहती है। तो इन कैटेगरी में इसमें जो है आप लाखों रुपए नहीं डाल सकते एक टाइम से, छोटा 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 अमाउंट आपको जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वहां पे डालना पड़ता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे स्मॉल सेविंग स्कीम के बारे में पता होना चाहिए। इनके बारे में सेपरेटली मैं नहीं कहूंगा आपको कि बहुत ज्यादा जाके पढ़ो, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ना है तो आप ईपीएफ के बारे में थोड़ा पढ़ सकते हो, किसान विकास पत्र के बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हो, है ना, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में थोड़ा पढ़ सकते हो, क्योंकि सीनियर सिटीजन वगैरह को अगर कभी मेंस में क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली आप इसको भी वहां पे मेंशन कर सकते हो, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारे जो फ्रंट पेज पे जो न्यूज है वो मीर वाली न्यूज है पहले तो यहाँ पे, तो इसको तो हम थोड़ा भी आगे जाके देखेंगे, एडिटोरियल सेक्शन से करेंगे इसको हम लोग, ठीक है। ये वाली न्यूज, सुप्रीम कोर्ट गिव्स ब्रीदर टू सेना रेबल्स, ठीक है। तो बेसिकली जो शिवसेना के जो रेबल्स हैं, एमएलएस जो इस समय गुवाहाटी में गए हुए हैं, उनको लेके जो है कोर्ट के अंदर, मुंबई हाई कोर्ट के अंदर बेसिकली केस फाइल किया गया था कि उनको डिस्क्वालीफाई किया जाए। अब वो कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा उनको समय दे दिया गया है ना। एंटी डिफेक्शन लोग वैसे हम लोग पहले कर चुके हैं, थोड़ा बहुत आज भी हम लोग देख लेंगे। ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट न्यूज मुझे लगता है, इंडियाज गिग वर्कफोर्स टू रीच 2.35 करोड़ बाय 2030। देखिए गिग वर्कफोर्स का मतलब क्या होता है आपको पता है। गिग वर्कफोर्स बेसिकली का मतलब होता है फ्रीलांसिंग, ठीक है, जिसमें आप यूजुअली परमानेंट एम्प्लॉय नहीं होते हो, आप जो है सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करते हो, आपका कोई एक फिक्स एम्प्लॉयर नहीं होता, है ना। आप 15 दिन काम कीजिए फिर छुट्टी ले लीजिए, 15 दिन के बाद किसी और को किसी और के लिए काम कीजिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, इस तरह से रहता है। और यहाँ पे कोई परमानेंट ऑफिस भी नहीं होता है, अब मोस्टली जो है वर्क फ्रॉम होम रहता है ये। तो इसे बोलते हैं गिग वर्कफोर्स। खासकर कोविड के समय में आपको पता है कि इस तरह की जो गिग इकोनॉमी है वो काफी ज्यादा उसने एक्सपेंड किया है। तो अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जो भी गिग वर्कर्स होते हैं उनको कोई खास प्रोटेक्शन नहीं मिलता उनके एम्प्लॉयर से, है ना। जैसे मान लो कोई छोटा सा एग्जांपल आप जो यहाँ पे ले सकते हो, मान लो गूगल है, ठीक है। गूगल ने जो है मान लो किसी एम्प्लॉय को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हायर किया है ना, 15 दिन का उसको कोई काम दिया है, 15 दिन के बाद आराम से उसको छुट्टी मिल जाती है, 15 दिन को उसको पैसे मिल जाते हैं। यहाँ पे जो है आप पूरे प्रोजेक्ट के पैसे भी ले सकते हो, आप घंटे के हिसाब से भी ले सकते हो, जो भी मतलब आपका काम है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि जो ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो फ्रीलांसर्स होते हैं, इनको ये कंपनी वगैरह कोई खास प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कराते। तो नीति आयोग का कहना है कि क्योंकि आने वाले समय में गिग इकोनॉमी और ज्यादा बढ़ने वाली है, और ज्यादा लोग इससे जुड़ने वाले हैं, तो इसलिए गिग वर्कफोर्स को भी प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है, उनको पेड लीव भी दी जानी चाहिए, है ना। और जो डिसीज और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी उनको दिया जाना चाहिए, है ना। और पेंशन भी उनको दी जानी चाहिए, और जो जैसे हमारा प्रोविडेंट फंड वगैरह होता है उसके अंदर भी वो आने चाहिए। तो धीरे धीरे जो है गिग इकोनॉमी के जो वर्कर्स होते हैं इनको भी इस तरह की प्रोटेक्शन यहाँ पे मिलने वाली है। अब गिग इकोनॉमी के वर्कर्स को भी दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है।
पहली कैटेगरी होती है जिसे कहते हैं प्लेटफॉर्म वर्कर्स, और दूसरी होती है जिसे कहते हैं नॉन प्लेटफॉर्म वर्कर्स। ध्यान रखना आपने, ये जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स होते हैं, जो नॉन प्लेटफॉर्म वर्कर होते हैं, उसमें क्या फर्क होता है? देखिए, प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूजुअली वो होते हैं जो कि डिजिटल जो है सेक्टर में काम करते हैं, ठीक है। नॉन प्लेटफॉर्म वर्कर्स होते हैं जो यूजुअली हमारे कैजुअल वेज वर्कर्स होते हैं, जो जैसे कहीं पे काम करने 2 घंटे करने चले गए, 3 घंटे काम करने चले गए, उस तरह के जो कन्वेंशनल सेक्टर्स होते हैं ना, उनको हम लोग नॉन प्लेटफॉर्म वर्कर्स बोलते हैं। तो दोनों ही गिग इकोनॉमी का पार्ट हो सकते हैं, इनको प्रोटेक्शन करवाया जो है वो जरूरी है। इसलिए नीति आयोग ने कहा है कि आने वाले समय में हम इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएंगे। तो वो कुछ कुछ चीजें यहाँ पे थी। नेक्स्ट हमारे पास जो आर्टिकल होता है वो यहाँ पे आता है, देखिए, मोदीज टू सबमिट यूएई ट्रम्प्स G7। ट्रम्प का मतलब होता है कि प्रेफरेंस, यूएई ट्रम्प्स G7 का मतलब ये है कि हम लोगों ने यूएई को G7 से ज्यादा प्रेफरेंस दी है। देनी भी चाहिए यार, G7 से हमारा कोई खास लेना देना नहीं है। वहां पे डेवलप्ड कंट्री होती हैं, रिच कंट्री होती है, आपस में मिलकर जुल के बात करती हैं। इंडिया को तो जस्ट एज ऑब्जर्वर बुलाया जाता है ना, को G7 में हमारा कोई रोल तो है नहीं, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि हम उसका मेंबर ही नहीं है। हाँ, यूएई के साथ भैया हमारे बहुत गहरे रिलेशनशिप हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। यूएई जो है इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर भी है, ये भी आपको पता है। अगर आप G7 से कंपेयर करो, यूएई से हमें इतनी इन्वेस्टमेंट आती है जितना जर्मनी और फ्रांस दोनों को मिलाकर भी नहीं आती है। तो सीधी सी बात है भाई, हम लोग तो यूएई के ऊपर फोकस करेंगे। और अगर आप बात करो रेमिटेंस की, बिलियंस ऑफ डॉलर्स रेमिटेंस जो है वो दुबई से, यूएई से इंडिया में हर साल आता है। तो सीधी सी बात है भैया, हम तो यूएई के साथ प्रेफरेंस देंगे। इवन जब हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करते हैं तो वो भी यूएई ने हमारे साथ किया है, G7 ने नहीं किया है, राइट। इसीलिए G7 की बजाय यूएई को हम लोगों ने ज्यादा प्रेफरेंस दिया है। मोदी जी भी वहां पे विजिट करने वाले हैं। पिछले 7 साल में यूएई के किंग के साथ मोदी जी 6 बार मीटिंग कर चुके हैं। तो भैया रिश्ते उनके भी बहुत बढ़िया हैं, ठीक है। उसके अलावा और बहुत सारी चीजें इन्होंने यहाँ पे कही हैं कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है यूएई ने, है ना, वो सारी की सारी चीजें। कोविड-19 के दौरान भी हम लोगों ने बहुत ज्यादा एक दूसरे की हेल्प की है, वैक्सीन हो चाहे कुछ भी हो, है ना, उसके बारे में इन्होंने बात किया है। और हालांकि यूएई के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है, मतलब $72 बिलियन का हमारा ट्रेड है, और फ्यूचर में और ज्यादा बढ़ेगा। ट्रेड डेफिसिट है डेफिनेटली हमारा, यूएई से हम लोग इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, लेकिन वो ज्यादातर जो है क्रूड ऑयल से आप उसको रिलेट कर सकते हो। लेकिन बहुत मोटे मोटे तौर पे जो फार्मास्यूटिकल्स हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है, लॉजिस्टिक्स वगैरह हैं, स्टार्टअप्स वगैरह हैं, यूएई हमें काफी ज्यादा हेल्प यहाँ पे करता है। हालांकि यूएई के साथ ऐसा नहीं है कि सारी चीजें बढ़िया बढ़िया हैं, कुछ चीजें जो है थोड़ी खराब भी हैं। जैसे अगर मान के चलें कि सऊदी अरेबिया के साथ यूएई का रिलेशन जो है बहुत खास नहीं है, ठीक है, वो थोड़ी सी दिक्कत है। हालांकि पिछले कुछ समय में सीरिया के बीच में, कतर के बीच में, टर्की के बीच में रिलेशन इंप्रूव हुआ है, लेकिन यूएसए के साथ अभी रिसेंटली थोड़ा सा इशू देखा गया है यूएई का, क्योंकि यूएसए ने यूएई को कहा था कि आप जो है ऑयल की प्रोडक्शन को बढ़ाइए ताकि प्राइस को कम किया जा सके, लेकिन उसने उसकी बात नहीं मानी। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि यूएई के जो किंग हैं उन्होंने बाइडेन का फोन तक रिसीव नहीं किया। अब पता नहीं भैया उसमें कितनी सच्चाई है, लोग, लेकिन लोग तो ऐसा ही कह रहे हैं। हाँ, यूएई और इजराइल के बीच में भी जो है इस समय रिलेशन काफी अच्छा चल रहा है। उन्होंने आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किया है, और इजराइल के साथ इंडिया के रिलेशन तो अच्छे हैं ही। तो फ्यूचर में इंडिया और यूएई और ज्यादा क्लोज डेफिनेटली यहाँ पे आने वाले हैं, और यूएई से हमें फ्यूचर में और ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। इसीलिए मोदी जी देखिए आप यहाँ पे कितने प्यार मोहब्बत से जो है वो गले इनसे मिल रहे हैं, है ना। आने वाले समय में इस तरह की पिक्चर्स आपको देखने को मिलेंगी। द सिग्निफिकेंस ऑफ द साजिद मीर्स कन्विक्शन इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में जो है साजिद मीर को सजा सुनाई गई है उसके कोर्ट के द्वारा। हालांकि मोस्टली जो मीडिया हाउसेस हैं उन्होंने इस चीज को रिपोर्ट नहीं किया है, बट स्टिल मैं आपको थोड़ा बता देता हूं कि साजिद मीर भाई साहब ये कौन है और क्या इनका पूरा केस है, क्या यहाँ पे पूरा मामला है। यूएसए की जो मोस्ट वांटेड लिस्ट है उसमें साजिद मीर जो है उस लिस्ट के अंदर आते हैं। इंडिया की भी जो यूएपी के अंदर जो मोस्ट वांटेड लिस्ट है उसमें साजिद मीर जो है 14वें नंबर पे आते हैं। इसका मतलब ये जो है इंटरनेशनली वन ऑफ द मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है। अब इसने ऐसा क्या कर दिया कि ये मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है? भैया 2008 में जो मुंबई टेरर अटैक हुआ था, ये भाई साहब जो है उसके मास्टरमाइंड थे।
आपको पता है जो ताज होटल के अंदर बैठ के जो टेररिस्ट इंस्ट्रक्शंस ले रहे थे, वो कहां से ले रहे थे? वो मीर से ले रहे थे। और मीर जो है उस समय कराची में बैठे हुए थे अपने ऑफिस के अंदर, जहां से वो सारी रिपोर्टिंग उनको कर रहे थे, किसको मारो नहीं मारो, वो सारी सारी चीजें। तो भैया बहुत हरामी टाइप के आदमी हैं और बहुत बड़े टेररिस्ट भी रहे हैं। लश्कर तोयबा के जो है सेकंड इन कमांड है, जो लश्कर तोयबा के जो चीफ हैं हाफिज सईद, उनको अभी थोड़ी समय पहले जेल हुई है और उनके सेक्रेटरी भी रहे हैं। अब यहाँ पे आईएसआई का भी बहुत बड़ा रोल है। देखिए, लश्कर तैयबा की जब हम लोग बात करते हैं, लश्कर तैयबा जो है वो पाकिस्तान में इंटरनली कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। लश्कर तैयबा का जो एकमात्र जो टारगेट है वो होता है इंडिया, और वो J&K के अंदर मोस्टली एक्टिव रहते हैं, राइट। लेकिन इंडिया के अंदर जो भी एक्टिविटी करते हैं लश्कर तैयबा करता है, पाकिस्तान के अंदर नहीं करता है। तो पाकिस्तान ये क्यों कर रहा है? उसके खिलाफ उन्होंने एक्शन लिया, उससे पहले जो है हाफिज सईद के खिलाफ एक्शन लिया, उससे पहले कई सारे लोगों के साथ और भी लिया था। ये सारा चक्कर है भैया, पैसे का चक्कर बाबू भैया, पैसे का चक्कर होता है ना। क्योंकि जो हम लोग जो है FTA जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बात करते हैं, उसका चक्कर है ये सारे का सारा। क्योंकि उसको चाहता है कि हमें ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला जाए, और हालांकि उन्होंने सिग्नल दे दिया है ऑलरेडी पाकिस्तान को, आपको ग्रे लिस्ट से हम लोग बाहर निकाल ही देंगे। और इस समय जो है यूएसए के सेक्रेटरी की मीटिंग होने वाली है पाकिस्तान के साथ, तो इससे पहले उन्होंने इस सेक्शन को लिया है, ठीक है। अब वो बात अलग है कि वो जेल में रहेंगे, वो लग्जरी जेल में। हालांकि 2008 के बाद साजिद मीर को कभी भी पब्लिक में नहीं देखा गया। कुछ लोगों का मानना था कि उनकी डेथ हो गई है, लेकिन भैया अभी पता चला कि भैया वो तो घूम रहे थे, आईएसआई की पूरी प्रोटेक्शन थी इनको। आईएसआई को हमेशा से ही पता था साजिद मीर कहाँ है। अरे तभी तो कन्विक्शन किया है ना, नहीं पता होता तो कन्विक्शन कैसे होता? तो पाकिस्तान की नीयत कैसी है पूरी दुनिया को पता है, इसमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। बट भी ठीक है, जो जियोपॉलिटिक्स में चीजें हो रही हैं वो हो रही हैं, ठीक है। आई होप कि उनको फांसी की सजा होती, लेकिन ऐसे कुछ हुआ नहीं। हिस्ट्री ऑफ द जो है स्टेरलाइट कॉपर प्लांट इन थुकुडी, ये टॉपिक पुराना है, केस स्टडी है, ये आपका एग्जांपल वगैरह देने के डेफिनेटली काम आ सकता है। देखिए, जब हम लोग बात करते हैं ना ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट, ठीक है, ये एक आपकी इकोनॉमी में जीएस पेपर 3 में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट। ग्रोथ का सिर्फ मतलब होता है जीडीपी को ग्रो करना, मतलब आउटपुट को ग्रो करना। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता एनवायरमेंट को आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो, फॉरेस्ट को जो है डिस्ट्रॉय कर रहे हो, वाटर की क्वालिटी डिक्रीज हो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ टारगेट होता है आउटपुट बढ़ाना, इसे कहते हैं ग्रोथ, जीडीपी। और ये जीडीपी का बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी है कि यहां पे हम लोग एनवायरमेंटल कंसर्न्स को इग्नोर कर देते हैं। दूसरा हमारे पास होता है डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। सस्टेनेबल, जहां पे हम लोग एनवायरमेंट का भी पूरी तरह से ध्यान रखते हैं, लोगों की एम्प्लॉयमेंट का ध्यान रखते हैं, उनकी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का ध्यान रखते हैं, इसे कहा जाता है डेवलपमेंट। तो दोनों के बीच में हमेशा से डिबेट होता रहता है। तो इसी जो है टॉपिक से रिलेटेड हम लोग ये जो है स्टेरलाइट कॉपर प्लांट वाला पढ़ सकते हैं। देखिए, इंडिया में जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉपर प्लांट था ये, इसको जो है 2018 के बाद से इसको बंद कर दिया गया था, इसके ऊपर बेसिकली ताला लगा दिया गया था। पूरा मामला क्या है थोड़ा सा आपको बता देता हूं। वेदांता जो ग्रुप है उसका ये प्लांट था, स्टेरलाइट प्लांट, कॉपर यहाँ पे यूजली किया जाता था। लेकिन इसके ऊपर टाइम टू टाइम जो है काफी आरोप लगते थे। आरोप ये लगता था कि एक तो इसकी वजह से जो वहां पे ग्राउंड वाटर है वो कंटेमिनेट हो रहा है, वहां के जो रिवर्स वगैरह है वो कंटेमिनेट हो रही हैं, इस वजह से लोग जो है इसके अगेंस्ट में थे। और सल्फर जो है एसिड वगैरह भी यहाँ से जो है जनरेट होता था, तो हवा के अंदर भी जो है थोड़ी बहुत टॉक्सिसिटी यहाँ पे आ गई थी। तो तमिलनाडु जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है 2018 में फाइनली उसने इसको बंद कर दिया। इससे पहले भी कंट्रोवर्सी रही थी, इवन 2010 के अंदर हाई कोर्ट के अंदर भी केस गया था, तमिलनाडु हाई कोर्ट के अंदर, लेकिन उसने भी कहा था इसको बंद कर दीजिए। फिर वो बाद में जो है सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया, 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं नहीं इसको चलने दीजिए। तो 100 करोड़ रुपए उन्होंने जो है उनको कंपनसेशन भी दिया था लोगों वगैरह को। फिर 2018 में यहाँ पे बहुत ज्यादा वायलेंस हो गया, 13 लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। वहां के जो फिशरमैन हैं वो लोग भी इसके खिलाफ खड़े हुए हैं, जो आम जनता है, जो किसान है, वो भी इसके खिलाफ खड़े हुए हैं। हालांकि कोई भी स्टडी ये नहीं कहती कि प्रॉपर तरीके से विद एविडेंस उसकी वजह से एक्चुअली नुकसान होता है। और 2018 से जब से ये फैक्ट्री बंद है, रोज जो है 5 करोड़ रुपए का फैक्ट्री को नुकसान होता है। तो चलते 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 मामला यहां तक चला गया, और फाइनली जो है इसकी अब क्या हुआ, तो इन्होंने अब तक ये सुप्रीम कोर्ट में चक्कर काट रहे थे कि प्लांट को ओपन कर दीजिए, ओपन कर दीजिए, लेकिन फाइनली अभी
स्टीराइट ने वेदांता ने कह दिया है कि हम इसको बेचने वाले हैं, हम इसको नहीं चलाएंगे। तो ये प्लांट फाइनली अभी बिकने वाला है। कौन खरीदेगा नहीं खरीदेगा वो बात की बात है, फिलहाल मामला यहाँ पे सेटल हो गया है। अब बात इसमें ये है, यहाँ पे दो चीजों का जो है इसका इंपैक्ट होने वाला। पहला इंपैक्ट ये होगा, 2018 से पहले जब ये प्लांट चल रहा था, इंडिया एक्चुअली नेट कॉपर एक्सपोर्टर था। हम लोग दुनिया को कॉपर एक्सपोर्ट करते थे, और अब इंडिया जो है वो कॉपर इंपोर्टर हो गया भैया। अब हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि 2,20,000 मीट्रिक टन कॉपर जो है यहां से प्रोड्यूस होता था। उसके अलावा यहां से फॉस्फोरिक एसिड भी प्रोड्यूस होता था, जो कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में काम आता था। तो इसीलिए ये तो सारी दिक्कतें हो गई, राइट। दूसरा जो इसका इंपैक्ट होने वाला है वो होने वाला है बिजनेस के ऊपर, क्योंकि जब इस तरह की चीजें होंगी तो भैया आपके स्टेट के अंदर, आपकी कंट्री के अंदर लोग इन्वेस्ट थोड़ी करेंगे। उनको पता है कि यहाँ पे तो ऐसी चीजें हो जाने वाली हैं बंद, तो करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा तो जो नहीं हो पाएगा। तो ये दो चीजें यहाँ पे नुकसान होने वाली हैं। हालांकि एनवायरमेंट के ऊपर क्या इंपैक्ट उसका होगा नहीं होगा, उसके लिए फर्दर जो है स्टडी करने की रिक्वायरमेंट है। लेकिन कंपनी का ये कहना है कि वो पूरी तरह से एनवायरमेंटल लॉज को फॉलो कर रहे थे, जो वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी है उसका पूरी तरह से यूज कर रहे थे, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज कर रहे थे, वो सारा उनका आर्गुमेंट है। लेकिन फिलहाल आउटकम यही निकला है कि भैया आपको कर दिया गया है बंद। हालांकि अभी 2020 में जब कोविड आया था तो कुछ ऑक्सीजन प्लांट वगैरह यहाँ पे ओपन किए गए थे, क्योंकि ऑक्सीजन की इंडिया में कमी हो गई थी, बट स्टिल ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे चल रही हैं, इसको लेकर थोड़ा आप इसको देख सकते हो। एक नेक्स्ट हमारे पास छोटा सा टॉपिक आता है, व्हेन डिफेक्शन इज अ मियर डिटूर फॉर द एमएलए। बेसिकली इनका ये कहना है कि भैया जो एमएलए वगैरह एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, जिसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लगता है। एंटी डिफेक्शन लॉ जो है कई तरीके से लग सकता है, या तो आपको विप को मानने से मना कर दो, या आप जो है पार्टी को वॉलंटरली छोड़ दो, है ना, वो तरीका हो सकता है, या फिर आप वोटिंग देने से मना कर देते हो। इस तरह से आपको डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि जब कोई एमएलए डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो भैया वो दोबारा से इलेक्शन लड़ता है और फिर से मिनिस्टर बन जाता है। ऐसा केरला में कई बार हो चुका है, हर जगह कर्नाटका में ऐसा हो चुका है। तो वहां के कर्नाटका में एक्चुअली हुआ ये था कि 17 एमएलए के ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लगा था, वो दोबारा से इलेक्शन लड़े और उनमें से 11 दोबारा से मिनिस्टर भी बन गए। अब शुरुआत जो है हरियाणा से हुई थी, आया राम गया राम, आपको उसको सब चीजें पता ही हैं। अब सवाल ये उठता है कि भैया जब डिफेक्टेड जो एमएलए होते हैं या एमपीज होते हैं, वो जब दोबारा से मिनिस्टर बन जाते हैं, तो भैया इस कानून कितना इफेक्टिव है? ऐसा देखा गया है कि मोस्टली केसेस में इनइफेक्टिव होता है, इफेक्टिव होता ही नहीं है। इसके लिए सोल्यूशन सजेस्ट किया गया है। सोल्यूशन ये निकाला कि अगर कोई एमएलए एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर पाया जाता है तो उसको 6 साल के लिए जो है आप डिस्क्वालीफाई डिक्लेयर कर दीजिए। 6 साल तक वो कोई इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा। अगर ऐसा होगा तो एमएलए जो है पार्टी छोड़ के नहीं भागेंगे, क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग यहाँ पे होता है ना, खरीद फरोख्त होती है, वो सारी चीजें आपको पता ही है। लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि इसका नुकसान भी है। देखिए ऐसा हो सकता है कि जब मान लो मैं हूं, मान लो सितेंद्र जो है उसने जो है कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन किया। आज उस पॉलिटिकल पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, जो उसकी वर्किंग है, वो मुझे अच्छी लग रही है ना, तो मुझे वो चीज अच्छी लगी, मैंने पार्टी जाके ज्वाइन कर ली। हो सकता है 2 साल के बाद वो पार्टी कुछ ऐसा करने लगे जो कि मेरी आइडियोलॉजी के अगेंस्ट में हो, जो मुझे पसंद नहीं आए, मेरे जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके लोगों के अगेंस्ट में हो, तो मैं पार्टी छोड़ूंगा ना भैया। फिर तो मैं कोई बॉन्डेड लेबर थोड़ी हूं कि उस पार्टी के साथ जाऊंगा, तो मैं पार्टी छोड़ सकता हूं ना। हो सकता है मुझे किसी और पार्टी की आइडियोलॉजी पसंद आ रही हो, है ना, उसकी चीजें मेरे साथ में काम कर रही हो, तो मैं उसको ज्वाइन कर सकता हूं, राइट। वहां पे जाके काम धंधा कर सकता हूं अपना प्रॉपर तरीके से। तो अगर मुझे डिस्क्वालीफाई ही कर दिया जाएगा तो फिर ये तो पॉलिटिक्स के अंदर वही चीजें हो गई ना कि अगर एक बार आपने कोई पार्टी ज्वाइन कर ली, आप बॉन्डेड लेबर बन के रह जाओगे, आपको उसी पार्टी को फॉलो करना पड़ेगा जिंदगी भर। तो थोड़ा था जहां यहाँ पे नेगेटिव चीजें भी हैं, बट आई डोंट थिंक सो ये चीज यहाँ पे लागू होने वाली है 6 साल वाली डिस्क्वालिफिकेशन। लेकिन ये भी एक सॉल्यूशन सजेस्ट किया गया था किसी इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा, जो फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर थे, ठीक है। तो ये थोड़ी चीजें आपको पता होनी चाहिए एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। क्या पहले हम लोग इसके बारे में अच्छी खासी चर्चा भी पहले कर चुके हैं, ठीक है। आई डोंट थिंक सो अभी कुछ यहाँ पे रह गया। हाँ, एक छोटा आर्टिकल ये रहता है, फ्रॉम हायर टू हायर एजुकेशन। तो बेसिकली बात ये है कि भैया अभी इंडिया में डिजिटल यूनिवर्सिटी को लॉन्च करने की परमिशन दे दी गई है यूजीसी के द्वारा। तो कोई भी फॉरेन यूनिवर्सिटी है
तो इंडिया की यूनिवर्सिटी के साथ वो कोलैबोरेट कर सकती हैं और आप जो है इंडिया की यूनिवर्सिटी से भी हायर एजुकेशन ले सकते हो, उनके साथ भी हायर एजुकेशन ले सकते हो। तो बेनिफिट तो है इसका, क्योंकि आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा, आपकी एम्प्लॉयबिलिटी के चांसेस बढ़ेंगे, बेनिफिट तो है। तो यूजीसी ने जो है और भी कई सारी चीजें करी कि आपको फर्दर फ्यूचर में अगर कोई यूनिवर्सिटी सेटअप करनी है तो पहले उसके लिए कम से कम 40 एकड़ लैंड होनी चाहिए थी, उसको 5 एकड़ में डिक्लेयर कर दिया। तो इससे होगा क्या, आने वाले इंडिया फ्यूचर में आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो है इंडिया में लॉन्च होने वाली है। दूसरी बात, जो एडटेक यूनिवर्सिटीज हैं, जो स्टार्टअप्स वगैरह हैं, ठीक है, जैसे बाइजू वगैरह हो गए, बड़े बड़े जो स्टार्टअप्स होते हैं, ये इनके साथ में जो है बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी कोलैबोरेट कर सकती हैं, अपने ऑनलाइन मोड में प्रोग्राम चला सकती हैं। और भी बहुत सारी एडटेक कंपनीज हैं, जैसे हमारा जो प्रेप है ये भी एक एडटेक कंपनी है, तो ये भी कोलैबोरेट कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि हायर एजुकेशन का पर्पस क्या है। हायर एजुकेशन का जो बेसिक पर्पस हुआ करता था वो हुआ करता था नॉट फॉर प्रॉफिट, नॉट फॉर प्रॉफिट। लेकिन ये क्या नजर आ रहा है, ये तो नजर आ रहा है प्रॉफिट। तो भैया आप अपने ऑब्जेक्टिव से ही भटक रहे हो। जब आप एडटेक के साथ, स्टार्टअप्स के साथ, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेट करोगे तो आपका पर्पस प्रॉफिट हुआ ना। और जहां पे पर्पस प्रॉफिट होता है वहां पे चीजें एक्सप्लॉइट भी होती हैं, क्योंकि जहां पे प्रॉफिट होता है वहां पे वेलफेयर तो हो ही नहीं सकता। तो इसी वजह से इस चीजों को लेकर थोड़ा सा कुछ जो बड़े लोग हैं वो स्केप्टिक जो हो रहे हैं थोड़े बहुत, उनको लगता है कि फ्यूचर में हायर एजुकेशन का इंडिया में जो चीजें चल रही हैं वो खराब हो जाएंगी, सही नहीं होगी। हालांकि यहाँ पे कुछ बेनिफिट भी हैं। जैसे मान लो अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हो, वर्चुअल रियलिटी का यूज करते हो, हाँ है ना, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज करते हो, इसका बेनिफिट तो है, लेकिन इसका थोड़ा नुकसान भी है। नुकसान इसमें यह होगा कि जो इस ट्रेडिशनली जो हमारा एजुकेशन सिस्टम चला आ रहा है वो बैक बर्नर पे चला जाएगा, है ना। तो फ्यूचर में जो हायर एजुकेशन होगी वो क्या पूरी तरह से डिजिटल टेक्नोलॉजी के द्वारा लिया जाएगा, पता नहीं, अभी इसके बारे में हम लोग कुछ नहीं कह सकते। क्योंकि जो एडटेक कंपनीज हैं उनका वो किस बेसिस पे काम करते हैं, मार्केटिंग के बेसिस पे काम करती हैं, है ना। उनको लगातार जो है खर्चा करना पड़ता है, उनको कैपिटल इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसीलिए वो वेलफेयर को इतना फोकस नहीं करती हैं। ठीक है, तो ऐसा बहुत बार देखा गया है कि जो बड़े बड़े जो एडटेक कंपनीज होती हैं वो जो है गरीब लोगों को लूट लेती हैं, कुछ भी झूठे चीजें बोल के वो सारी सारी चीजें होती हैं। इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? सोल्यूशन हो सकता है कि जिस तरह से हम लोग अपने कॉलेज यूनिवर्सिटीज को रेगुलेट करते हैं उसी तरह से इस सिस्टम को भी रेगुलेट करने की जरूरत है। ठीक है, उनकी क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से, जो उनका फीस स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर तरीके से जो है कैप्चर होना चाहिए, ये सारी की सारी चीजें हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आप इसको यहाँ पे देख सकते हो। तो क्या टेक्नोलॉजी टीचर को सब्स्टिट्यूट कर सकती है? नहीं कर सकती, है ना, क्योंकि टीचर और टेक्नोलॉजी में फर्क होता है। टेक्नोलॉजी में क्या होगा, टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि आप कंज्यूम कर रहे हो, आपको एक नोट्स मिल गए, आपको वीडियोस मिल गई, आपने कंज्यूम कर दिया। लेकिन इंडिया कंज्यूमर नहीं बनना चाहता ना भैया, हम लोग नॉलेज के प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं। और प्रोड्यूसर के लिए आपको टीचर्स की रिक्वायरमेंट होती है, कंज्यूमर के लिए आपको टीचर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके पास होते हैं, आपके पास नोट्स होते हैं, आप उसको कंज्यूम करिए। प्रोड्यूसर का मतलब होता है जब टीचर आपको चीजें समझाता है, आपके डाउट्स क्लियर करता है, उसे कहते हैं प्रोड्यूसर ऑफ नॉलेज। तो इंडिया को जो है प्रोड्यूसर ऑफ नॉलेज बनने की तरफ फोकस करना चाहिए रादर देन कंज्यूमर ऑफ नॉलेज। ऐसा इसके अंदर बेसिकली ये कुछ कुछ बातें कही गई हैं। बहुत ज्यादा पॉइंट इसमें ऐसे नहीं हैं जो एग्जाम में यूज हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के परस्पेक्टिव से आप कुछ पॉइंट्स को डेफिनेटली यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे अपने चीजें कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से सारे टॉपिक अपने कवर हो गए हैं, तो आज इसी के साथ जो है अपनी एनालिसिस को हम लोग खत्म करते हैं। हाँ, अगर आपको कोई आंसर लिखना है तो आप डेफिनेटली यहाँ पे आंसर लिख सकते हो। एक क्वेश्चन जो है सिंपल से हम लोग बना सकते हैं, डिस्कस द चैलेंजेस, डिस्कस द चैलेंजेस विद हायर एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, सजेस्ट सम सॉल्यूशंस मेजरली फोकस्ड ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, 150 वर्ड्स
और 10 मार्क्स। ठीक है। डिस्कस द चैलेंजेस विद हायर एजुकेशन इन इंडिया, सजेस्ट सम सॉल्यूशंस मेजोरली फोकस्ड ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो डिजिटल में आपने थोड़ा ज्यादा फोकस करना है, दूसरे सॉल्यूशन पे थोड़ा कम फोकस करना है, क्योंकि यही हमारे क्वेश्चन की डिमांड है। दोस्तों आज जो है इसी के साथ हम लोगों ने एलसी को खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।